Hello everyone, welcome back to Ganesh Shala YouTube channel. Myself Babbi Rajput, and in this video we are going to solve the in-text question. This is basically the part 2. हमने part 1 already cover कर लिया है, so you can watch the video, right? So this is part 2 for the in-text questions. So question number 1 we have write the distribution of electron in carbon and sodium atom. These questions are very important. So distribution का मतलब है हमने पढ़ी थी ना चार शेल्स के बारे में KLMN. तो आपको बताना है कि आप KLMN में कार्बन और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ठीक है. सो यस हियर इट इज. सो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम बेसिकली उसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं ना. कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक मास, तो बच्चा हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं. ठीक है. सो आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर ये पता होना चाहिए 1 to 20, आपको रटा होना चाहिए कि किसका क्या, और सीक्वेंस में, ऊपर नीचे मत कर देना. ठीक है. सो सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. राइट. अब आप क्या करोगे? लिखोगे KLMN, है ना. सो अब आप इसको अरेंज करोगे. अब ये तरीका होता है, ये एक फॉर्मूला भी था 2n² कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. चलो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ, चलो मैं ये भी लिख देती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला 2n², वेयर n इज व्हाट? देयर n इज नंबर ऑफ शेल. कौन सी शेल है? ठीक है. जैसे K शेल के लिए क्या होगा? N1 होगा. L के लिए N2 होता है. KL M के लिए N3 होता है एंड N के लिए 4 होता है. तो इस हिसाब से आप रख देना. जैसे आप अगर रखोगे यहाँ पे K is equals to 1, सॉरी N is equals to 1 रखोगे फॉर K शेल, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. वैसे अगर आप 2 रखोगे N की जगह तो L शेल में ये आपके K शेल के इलेक्ट्रॉन आ गए. L शेल के कितने आ जाएंगे? 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ मैं. M में आप अगर बात करो M शेल में, ठीक है, तो M क्या हो गया? 3. M के लिए N3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9. 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स. एंड एन शेल की बात करोगे तो वैसे 32 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इस तरीके से हम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. वैसे आपको पता होना चाहिए, राइट. सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको तो 1 to 20 पूछा जाता है. बाकी जब हम 20 से आगे बढ़ते हैं तो थोड़े से केसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं. ठीक है. वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इतनी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक चीज याद रखना, KLMN की बात करती हूँ तो आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरने हैं 2 8 8 एंड देन आपको यहाँ पे भी 8 करना है. ठीक है. इस तरीके से भरते हैं. तो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था L में 8 होते हैं, M में होते हैं 18 N में 32. हाँ, तो वो तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी और केमिस्ट्री हायर लेवल की लग जाती है. ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक तरीका होता है जो आप हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे. N पे जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर जाते हैं तब हम L में आते हैं. मतलब L में हम इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना शुरू करते हैं 1 2 जितने भी होते हैं. सॉरी नॉट L, M में आते हैं क्योंकि L में तो 8 ही आएंगे ना. L में कितनी टेंडेंसी है? 18. ठीक है. तो 8 भर गए आपके, 10 और बचे हैं. तो जब आपके N के 8 और भर जाते हैं तब हम M में आते हैं. सो आपको इतना दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज हो गए आप. ठीक है. हायर लेवल की बातें, ऐसा क्यों होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेकिन अभी याद रखना आपको ऐसे भरने हैं 2 8 8 8. राइट. तो सोडियम का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 11. तो सबसे पहले आपको K में 2 भरने हैं. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, 2 भर दिए. कितने बचे आपके पास? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे. फिर L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं. ठीक है. 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1. तो M में कितनी टेंडेंसी है? उसमें 8 आ सकते हैं ना, तो उसमें हमने 1 भर दिया. 8 तो नहीं है हमारे पास, लास्ट जो बचा वही भरेंगे. सो 2 8 1. इंपॉर्टेंट है, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. सो ये है. ठीक है. आप चाहो तो क्वेश्चन का आंसर यहीं तक भी छोड़ सकते हो, इतने में भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये ड्रॉ करोगे तो टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. राइट. सो आप इस तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल भी ड्रॉ कर सकते हो. ये आपकी K शेल है. K में आपको 2 दिखाने हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रखना. L शेल में आपको 8 दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. और M में आपको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना. ये आपके ऊपर, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं भी. एंड कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो K में आपके 2 आ गए, अभी कितने बचे? 4. L में आपके 4 आ गए. ठीक है. बाकी इनमें 0 0 है. ओके. और यहाँ पे क्या है, आपको ये शेल बनानी है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको K में रखने और 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या किया? L में रख दिए. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इफ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर फुल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी K शेल और L शेल क्या है? फुल है.
अब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, फुल का मतलब जितने मैक्सिमम कैपेसिटी है ना इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है। मतलब के पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की, दैट इज 2। तो के के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली एल के पास कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी यही है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो फुल का मतलब यही होता है कि भैया इनकी जितनी औकात है, जितनी इनकी मैक्सिमम टेंडेंसी है, जितनी इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उतने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट है ना। सो के और एल शेल अगर आपके फुल होंगे, मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जोड़ दो इनको, सिंपल है, 10 इलेक्ट्रॉन। और कौन सा एटम हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, सोडियम से पहले कौन सा आता है आपका, आई थिंक दैट इज योर नियॉन, है ना। ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन, यस नियॉन हो जाएगी, नोबल गैस है ये, ठीक है। सो वी नो दैट, यहाँ पे लिख लेना टोटल की जगह आप ये लिख लो मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल इज 2। इसकी इतनी टेंडेंसी है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकती है, मैक्सिमम है ये, ठीक है। एक भी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, 2 से ज्यादा नहीं करेगी। और इसकी टेंडेंसी है कि भैया एक भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8, लेकिन 8 से कभी आगे नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंडेंसी इज 2 इन केस ऑफ के शेल एंड 8 इन केस ऑफ एल शेल, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपका एलिमेंट कौन सा है, नियॉन, दैट इज अ नोबल गैस। नेक्स्ट इज हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो मैंने आपको बताया था, देखो इसमें काफी सारे फॉर्मुलेज भी कुछ टीचर एक्सप्लेन करते हैं, फिर ना आप थोड़े से, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप उससे करते हो तो वो भी वेरी गुड है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, है ना। होता क्या है कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, एंड एक मेटलॉइड्स होते हैं। तो वो इस तरीके से आपको बताते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें ये फॉर्मूला लगाओ, नॉन मेटल्स में ये लगाओ, फिर आपको ना वहां कंफ्यूजन ये होगी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है ना। तो आपको अगर मान लो ये कंफ्यूजन हो रही कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल नहीं, मतलब कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कैसे निकालोगे। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और कितना गेन कर सकता है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी एटम है वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता है, ना ही कोई ना ही तो कोई एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कभी नहीं होता। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी होता है एटम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी बहुत इजी होता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट हो जाता है। वैसे ही गेन करने की बात आती है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता है, दूसरा भी इजी हो जाता है, तीसरे के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये गेन और लूज में आप ध्यान रखना है, ऐसा होता है। तो इस हिसाब से आप वैलेंसी निकाल सकते हो किसी भी एटम की। अब ध्यान से समझना क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, तो आपके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए इसका नंबर 12 होता है इसका नंबर। तो आप लिखोगे 2 8 जस्ट अ सेकेंड, या 2, ठीक है। सो ये आपकी कौन सी शैल होगी, के एल एम, है ना, के एल एम शैल होगी, राइट। सो इस केस में क्या होगा, ये फुलफिल्ड है, ऑक्टेट सबको कंप्लीट करनी होती है अपनी, ये फुलफिल्ड है। के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, वो है इसके पास। एल में कितने आ सकते हैं, 8, वो है इसके पास। लेकिन एम में अगेन कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास है कितने, 2। चाहिए कितने इसको, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कभी कोई एलिमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, अभी मैंने बताया। लेकिन 2 लूज कर सकता है, तो यस लूज कर सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो वहां पे साइन आता है प्लस, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, है ना। वैसे ही आते हैं सल्फर पे, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर हम इसकी KLMN शेल की डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है, सल्फर के केस में, तो के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आ जाएंगे, एल में 8, एंड इसमें कितने आ जाएंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, 2 + 8 10 और 6। तो इसके पास 2 केसेस है, देखो ये पूरी कंप्लीट फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये 8 बन जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। तो या तो ये काम कर दे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा और -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, ये इसके बाद ही आता है, सल्फर के बाद 17। तो 2 8 7, है ना। सो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 8 हैं, कितने, 7, ठीक है। तो एक तो केस इसके पास ये है कि ये भैया 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो ये नहीं कर पाएगा, इतनी हैसियत नहीं है इसकी। लेकिन एक केस है कि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तभी ये 8 बन जाएगा, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो इट इज -1। सो ये एक तरीका है, इससे भी आप वैलेंसी निकाल सकते हो।
ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स का अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि हायर क्लास में तो आपको वैसे भी वो पढ़ना है, लेकिन कहीं भी आपको कभी भी कंफ्यूजन आती है तो ये भी एक तरीका होता है जिससे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, ऑलराइट, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, कौन सा एटम होगा? ये ऑक्सीजन होगा, है ना। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, ऑलराइट, प्रोटॉन भी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी आपके क्या है? 8 है, एंड प्रोटॉन भी 8 है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई होगी, एटम कैसा? न्यूट्रल है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर होते हैं तो वो एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है ना। सो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है। सो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, सो एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। एंड पूछ रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम, तो चार्ज कुछ नहीं होगा भैया, 0 चार्ज होगा। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम आर सेम, सो देयर विल बी नो चार्ज ऑन दैट एटम, एंड एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या है? एटम इज, इसको आप ऐड कर सकते हो, एटम इज न्यूट्रल, है ना। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दे रखा होगा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, आई डोंट नो, लेट्स सी। विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 आपकी एनसीईआरटी की टेबल है ये, ठीक है। आपको क्या करना है? टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे KLMN शेल के डिस्ट्रीब्यूशंस आने चाहिए, आपको वैलेंसीज आनी चाहिए, और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी पता होने चाहिए। ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या है? एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास आपको पता करना ऑक्सीजन और सल्फर का। सिंपल है, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए और आप एटॉमिक मास निकाल लोगे इसका, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा ऑक्सीजन कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ऑक्सीजन और सल्फर, ओके। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32। ऐसे लिख के मत आ जाना क्या मुझे तो पता है भैया ऑक्सीजन 16, सॉरी इसको मैंने सही से लिखा भी नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, ऐसे लिख के मत आ जाना, ठीक है। ऑक्सीजन 16 और सल्फर 32 ऐसे लिख के मत आ जाना, क्योंकि गलत मान लिया जाएगा। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कैसे ये 16 आया, कैसे 32 आया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास है, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं और स्मॉल पी बना लेना, स्मॉल पी प्लस स्मॉल एन। ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो ये मास नंबर हो गया 16। सल्फर में प्रोटॉन 16 होते हैं, न्यूट्रॉन 16 होते हैं, तो मास नंबर 32, ठीक है। So the question number 12 we have for the symbol HDT, तो ये क्या होते हैं? ये H फॉर होता है आपका प्रोटियम, एंड D फॉर होता है आपका ड्यूटेरियम, एंड T फॉर ट्राइटियम। ये किसके आइसोटोप्स हैं? ये आइसोटोप्स है हमारे हाइड्रोजन एटम के। तो फॉर द सिंबल HDNT tabulate 3 subatomic particles found each of them। अब सब अटोमिक पार्टिकल देखे घबरा मत जाना कि है क्या ये। देखो सब अटोमिक पार्टिकल मतलब एटम्स के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर 3 चीजें ही पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, दैट इज योर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है इन तीनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आइसोटोप्स का मतलब समझ में आना चाहिए, मैंने आपको तरीका बताया था आइसोटोप्स याद करने का। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टोप्स का पी ले लीजिए, ठीक है। सो पी का मतलब है प्रोटॉन, है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं ना। किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, राइट। सो ये क्या होते हैं आइसोटोप्स? सॉरी, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द, हम बोल सकते हैं सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना। उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 1 1, ये जो नीचे वाला 1 होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, ठीक है। ड्यूटेरियम का कैसे लिखेंगे? 1 2, ठीक है। एंड ट्राइटियम का लिखेंगे 1 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने पाए जाएंगे इन केस ऑफ प्रोटियम? दैट इज 1, इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड न्यूट्रॉन्स 0, ठीक है। इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड न्यूट्रॉन्स, नहीं न्यूट्रॉन्स 0 नहीं होंगे इसमें, ठीक कर लेना इसको, न्यूट्रॉन्स 1 होंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि इसका मास नंबर कितना है, देखो ध्यान से देखो, मास नंबर कितना, एक फॉर्मूला होता है ना, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे निकाल सकते हो आप मास नंबर, अगर इसका 2 है हमारे ड्यूटेरियम का, और इसका जो एटॉमिक नंबर है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है ना,
तो इसमें अगर आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, 1 इधर चला जाएगा तो 2 - 1 इज 1, तो न्यूट्रॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। इन द सेम मैनर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ट्राइटियम में 1 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होते हैं, इसमें भी मुझे गड़बड़ लग रही है, जस्ट अ सेकेंड, अभी सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, जस्ट अ सेकेंड। या हमारा फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स सॉरी इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 3। ठीक है, सो एटॉमिक मास कितना है इसका 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हो गए। ठीक है, तो n इसका कितना आ जाएगा, n आ जाएगा इसका 2। ऑल राइट, ठीक है, सो ये ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होते हैं न्यूट्रल एटम में, एंड ये इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 1 2 इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन्स इसके। ठीक है, सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें कितने इसके पास प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। राइट, सो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये तो क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। मतलब आइसोटोप्स का एग्जांपल लेके, आइसोबार का एग्जांपल लेके आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। तो आइसोटोप्स में मैंने तो हाइड्रोजन क्या लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन में हमारा ट्राइटियम गायब हो गया है। राइट, चलो मैं ऐड कर दूंगी इसको। आप ऑक्सीजन, आप कार्बन का भी लिख सकते हो, कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612 एंड कार्बन 614, जिसमें 14 वाला रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, सो देखो अगर हम कभी भी आइसोटोप्स की कन्फिगरेशन लिखेंगे ना, अच्छा कन्फिगरेशन लिखते कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कन्फिगरेशन होती क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, है ना, और वही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एटॉमिक नंबर को। अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे, और वो किसका रिप्रेजेंटेशन होंगे, आपके एटॉमिक नंबर का, है ना। ठीक है, सो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आप इसमें ट्राइटियम भी ऐड कर लेना, ट्राइटियम जो कि H13 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बोले एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनकी कन्फिगरेशन भी हमेशा सेम रहेगी, के शेल में ही 1 1 आएंगे, है ना, क्योंकि कन्फिगरेशन का मास नंबर से तो कोई लेना देना नहीं होता, और ये मास नंबर ही इनका डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, तो इनकी कन्फिगरेशन सेम होगी 1 1 1। लेकिन इन केस ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स में उल्टा हो जाता है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, आइसोबार्स आप लिख लो, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और बार में से ए ले लो, ए किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ए किसका सिंबल होता है, एटॉमिक मास का या मास नंबर का, बताया था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एटॉमिक मास, है ना। सो इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, मतलब ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक मास हो, सेम एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोल सकते हैं उसको, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो। ठीक है, सो इसमें आपके बेस्ट एग्जांपल टॉप 20 में आ जाएंगे, वो है कैल्शियम एंड आर्गन। मतलब 1 to 20 अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो उसमें आपका कैल्शियम एंड आर्गन ही एग्जाम्पल्स है। ठीक है, बाकी आगे आप बढ़ोगे तो और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होगी, क्यों, क्योंकि इनके जो इनके क्या है, इनके सेम मास नंबर सेम है ना, और मास नंबर से तो कोई लेना देना होता नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, उसका किससे लेना देना होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसका अटोमिक नंबर कितना। तो अटोमिक नंबर डिफरेंट है इनमें, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिफरेंट होगी। तो आप फिल कर दो, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 8, इसमें 8 एंड इसमें 2, अगेन इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 8। ठीक है, राइट। अच्छा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब हमारे जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे फिनिश हो गए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने 2 पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड किया है। सो जस्ट वॉच इट बिकॉज ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। So yes, this much for today. Take care of your health and thank you so much for watching this video.